आनंद नगर गांव में रजनी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिता मोहन अपाहिज थे और इसीलिए वो कोई काम नहीं कर पाते थे और उसकी माँ पिछले एक लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिस कारण वो बिस्तर। तू भी सोचती होगी ना कभी कभी कि तुझे कैसा बाप मिला है कि उसके जिंदा होते हुए भी तुझे काम करना पड़ रहा है। और माँ भी ऐसी जो घर का कोई काम नहीं कर सकती। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब कर सकते हैं तो क्या एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए ये सब नहीं कर सकता? आप लोग ज्यादा मत सोचिए, बस आराम करिए। भगवान तेरी जैसी औलाद सबको दे बेटा। रजनी अपने आंसू छिपाते हुए घर से निकली और अपना मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने लगी। वो एक कुम्हारिन थी जो कि मिट्टी के बर्तन और अन्य चीजें बनाकर बाजार में बेचती थी। हे भगवान, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, बस मेरे माँ बाप को ठीक कर दे। मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए, पर मैं चाहती हूँ कि वो किसी के मोहताज ना रहें। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन नीलम आ गई और बोली, अरे कैसी हो रजनी, और तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? बस सब ठीक है नीलम दीदी, भगवान की कृपा है। वो जिस हाल में रखे हम खुश हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, पर अरे रजनी, अब भी तुम मिट्टी के बर्तन बना रही हो? तुम्हें पता है ना, अब जमाना बदल गया है। अब तो लोग स्टील, कांच और प्लास्टिक के बर्तन पसंद करते हैं। तुम्हारे ये बर्तन कौन खरीदेगा? मेरा सहारा तो भगवान है नीलम दीदी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो मुझे कोई चिंता नहीं, सब ठीक होगा। अरे रजनी, भगवान के सहारे रहने वाले अक्सर भूखे मर जाते हैं। और वो देखो, मौसम भी कैसे करवट बदल रहा है। बारिश आई नहीं कि सब मिट्टी के बर्तन कीचड़ बन जाएंगे। सोच लो, कुछ और कर लो, वरना वो दोहा गाती फिरोगी, आछे दिन पाछे गए, हरी से किया न हेत, अब पछताए हो तो क्या, चुप चिड़िया चुग गई खेत। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे नीलम दीदी, और जो होगा देखा जाएगा। अरे भोली लड़की, चलो अच्छा है, मैं तो कहूँगी कि कहीं फंसना मत। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। जी मुझे पता है। तभी रजनी के बाजार जाने का समय हो गया। रजनी अपना सामान बांधती है और जाने के लिए तैयार होती है। मोहन उसे कल का बचा हुआ खाना टिफिन में रख कर देता है। वो बाजार में अपने बर्तन बेचने लगती है। दोपहर होने पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना टिफिन खोलती है कि तभी एक साधु वहाँ आ जाता है। बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा ये लीजिए, आप ये खा लीजिए। अरे बेटी, ये तो तुम्हारा खाना है, तुम क्या खाओगी फिर? बाबा आप खा लीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगी। सदा खुश रहो बेटी, याद रखना, तुम्हारा नसीब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जी बाबा। रजनी घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है। वो अपने दिन भर की कमाई से बाहर से खाना लाकर अपने माता पिता को खिलाती है और खुद भूखी रहकर अगले दिन के बर्तन बनाने में जुट जाती है। पर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बर्तन, मेरे बर्तन! रजनी बाहर भागती है और देखती है कि उसके सारे बर्तन बर्बाद हो चुके हैं। देख लिया रजनी, मैंने कहा था ना कि ये काम नहीं चलेगा। ये भगवान का सहारा है, बारिश आई नहीं कि सब मिट्टी में मिल गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, अब मैं क्या करूं?
रजनी अगले दिन नई मिट्टी लाने के लिए तालाब जाती है, लेकिन तालाब में पानी भर चुका था। उसी समय फिर से बारिश शुरू हो गई। उसे समझ आ जाता है कि मिट्टी के बर्तन का काम अब नहीं चलेगा। घर चलाना है तो पैसे चाहिए और पैसों के लिए कोई और काम करना पड़ेगा। मजबूरन वो जमींदार के घर काम मांगने का फैसला करती है। बेटा, ये जमींदार बड़े लोग हैं, जाने क्या क्या काम कहेंगे तुझसे बेटा। पिताजी, जो होगा देखा जाएगा, घर तो चलाना ही है। मेरी बच्ची, ये दिन भी देखना पड़ा। माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो नसीब में है वो तो मिलकर ही रहेगा और भगवान सब देख रहा है। रजनी जमींदार के घर पहुंचती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। नीलम दरवाजा खोलती है और रजनी को देखकर चौंक जाती है। अरे वाह, ये कौन आ गया हमारे महल में? रजनी, यहाँ क्या कर रही हो? बाजार बंद हो गया क्या? मुझे जमींदार जी से बात करनी है। मुझे यहाँ काम चाहिए नीलम बहन। काम? और तुम इस बड़े घर में? तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों के काम से तो घर में मिट्टी भर जाएगी। तभी जमींदार आकर देखता है कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? कौन आया है? जमींदार साहब, मैं रजनी हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। बाबूजी बीमार हैं, माँ बिस्तर से लगी हैं और बारिश ने मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब कर दिए। मुझे इस घर में काम चाहिए, मैं बहुत मेहनत करूँगी। वैसे मेरे घर में और काम करने वाली की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि नीलम पहले से ही काम कर रही है। पर तुम्हारी हालत को देखते हुए चलो ठीक है, तुम नीलम के साथ ही काम कर लेना। ये सुनकर नीलम गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। हालांकि रजनी खुशी खुशी वहां काम शुरू कर देती है। दिन बीतते हैं और रजनी अपनी मेहनत से जमींदार का दिल जीत लेती है। एकदम जमींदार उसकी तारीफ करता है, जिससे नीलम और चिढ़ जाती है। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है रजनी। इतने कम समय में तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर काम किया है। अब तो ये मुझे हटाने की कगार पर पहुंच गई है। कहीं ऐसा न हो कि जमींदार साहब सिर्फ इसी को काम पर रखें और मुझे बाहर कर दें। उस शाम नीलम एक षड्यंत्र रचती है और मौका पाकर जमींदार की तिजोरी से गहने और पैसे निकालकर रजनी के थैले में छुपा देती है। जब जमींदार को चोरी का पता चलता है तो वो तिल मिला उठता है। चोरी? मेरे घर में चोरी? इतनी किसकी हिम्मत हो गई? अब जब तक ये चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सभी नौकर डर से एक दूसरे को देखते हैं। सब डरे हुए थे। तब नीलम आगे बढ़कर बोलती है, साहब, मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये चोरी करने वाला शायद रजनी ही है। मैंने उसे आपके कमरे की तरफ जाते देखा था। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं गरीब हूँ पर चोर नहीं। तो फिर अपना थैला दिखाओ। जमींदार खुद उसके थैले की तलाशी लेता है और उसमें से सारा चोरी का सामान मिल जाता है। ये देख रजनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो चौंक कर बोलती है, ये मैंने नहीं रखा जमींदार साहब, मुझे फंसाया गया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रजनी। देवता जैसे जमींदार साहब जिन्होंने तुम्हें काम दिया, उन्हीं से गद्दारी। तुम्हें ये सोचकर छोड़ रहा हूँ कि तुम एक लड़की हो, नहीं तो ऐसी सजा देता कि तुम्हारी 10 पुश्तें भी याद रखती, समझी? अब यहाँ से चली जाओ। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। रजनी दुखी और निराश होकर वहां से निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी और अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाएगी। वो अनजाने में जंगल की ओर चल पड़ती है। वहां उसे 2 परियां तनु और मनु दिखती हैं। देखो मनु, ये लड़की कितनी उदास लग रही है। इसके चेहरे पर कितना दुख है। लगता है ये किसी बड़ी मुसीबत में है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, चलो इसके पास चलें और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। परियां रूप बदलकर उसके पास पहुंचती हैं।
अरे बेटिया, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? देखो, हम बूढ़ियों से कुछ मत छुपाना, हम सब समझ सकती हैं। हाँ हाँ, हम भी तेरे जैसे दिन देख चुके हैं। बोल, क्या परेशानी है? माँ जी, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बेचारी, तेरी ये हालत सुनकर तो दिल ही फटने को हो आया। बताओ, कैसे लोग हैं जो मासूम पर ऐसा इल्जाम लगाते हैं। हाँ बिटिया, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम हैं तेरे साथ, बस हिम्मत बनाए रख। तभी झाड़ियों में सरसराहट होती है और एक खूंखार भेड़िया सामने आकर गुर्राने लगता है। उसे देखकर वो तीनों घबरा जाती हैं। आप लोग पीछे रहिएगा, मैं इसे भगा दूंगी। रजनी लकड़ी से उस भेड़िए को भगाने लगती है। भेड़िया गुर्राते हुए थोड़ा पीछे हटता है, फिर भाग जाता है। अरे वाह बिटिया, तेरी ये बहादुरी देखकर तो दिल बाग बाग हो गया। तू तो सच्ची शेरनी निकली। तनु अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकालकर रजनी को देती है। माँ जी, ये पत्थर क्यों दे रही हैं आप मुझे? भला इस पत्थर से क्या होगा? अरे इसे रख ले, ये पत्थर तेरा हर गम दूर करेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। बस इसे अपने पास रखना। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो रख लेती हूँ। माँ, पिताजी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे चोर बोलकर घर से निकाल दिया गया। तो हिम्मत मत हार, भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। तू देखना, ये दुख भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बेटी, सब्र रखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हारा नसीब तुमसे नहीं छीन सकता। रजनी अपनी चारपाई पर लेट जाती है और हाथ में पत्थर लेकर उसे देखती है। ये पत्थर भला मेरे किस काम आएगा? इस पत्थर से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? सोचते सोचते रजनी की आंख लग जाती है। सपने में उसे पत्थर से एक आवाज सुनाई देती है। रजनी सुन, कल जमींदार जंगल की तरफ शिकार करने जाने वाला है, पर वहां एक शेर होगा जो उसकी जान ले सकता है। जा, उसे बचा ले। रजनी चौंक कर जागती है और डर के मारे पत्थर को फेंक देती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि ये सपना था। मगर उसे सपना सच जैसा महसूस होता है। वो तय करती है कि वो जमींदार को चेतावनी देगी। अगले दिन रजनी अपने घर से बाहर जमींदार का इंतजार करती है। जैसे ही जमींदार आता है, रजनी उसे रोक लेती है। जमींदार साहब, आप जंगल की तरफ मत जाइए, वहाँ शेर है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करिए। अरे, तू यहाँ भी पहुंच गई? मेरे शिकार पर भी नजर रखनी है तुझे। एक बार विश्वासघात करके तेरा दिल नहीं भरा है, जो दोबारा चली आई? हट जा मेरे रास्ते से लड़की। साहब, मैं मजाक नहीं कर रही, वहाँ सच में शेर है, आपकी जान को वहाँ खतरा है। आप चाहे जो भी कहें, मैं आगे से नहीं हटूंगी। तभी कुछ लोग घबराकर दौड़ते हुए आते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा शेर! ए भैया, अरे बाप रे बाप, भागो रे भागो! ए भैया, शेर आ गया! अरे जल्दी सब लोग घर जाइए भैया, अरे जंगल में बब्बर शेर है और गांव की तरफ ही आ रहा है। अरे सबको चेतावनी दी जा रही है, जल्दी भागो! जमींदार घबरा जाता है। आप सोच क्या रही हैं जमींदार साहब? मेरा घर पास में है, आप वहाँ चलें। नहीं नहीं, मैं घर पहुँच जाऊंगा, लेकिन शेर। तभी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। जमींदार बाबू, जान रहेगी तो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, आप मेरी बात मानिए, चलिए। अब हाँ, ठीक है, चलो। और रजनी की बात मानकर वो उसके साथ उसके घर चला आता है। आइए जमींदार साहब, डरिए मत, मेरे घर में आराम से बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। रजनी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। पहले तुमने मेरे घर में चोरी की और अब तुम मेरी जान बचा रही हो। ये क्या खेल चल रहा है? जमींदार साहब, मैंने कभी चोरी नहीं की थी।
रंगे हाथों पकड़ी गई थी तुम, फिर भी बहस कर रही हो। असल में वो चोरी नीलम ने की थी और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अरे तुमने क्या सोचा मैं ये बात ऐसे ही मान जाऊंगा? कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस कहानी पर? मेरी ईमानदारी ही मेरा सबूत है जमींदार साहब। तभी रजनी के पास रखा पत्थर अचानक बोल उठता है। जमींदार साहब, आज शाम को नीलम पर नजर रखना। वो आज भी चोरी करेगी। उसे रंगे हाथ पकड़कर आप सच उगलवा सकते हैं। जमींदार चौंक जाता है और पत्थर की ओर घूरता है। ये पत्थर कैसे बोल रहा है? ये सब क्या चक्कर है रजनी? कोई भूत वूत का साया तो नहीं है यहाँ पर? साहब, कोई भूत वूत का साया नहीं है। ये पत्थर तो बूढ़ी औरतों ने मुझे दिया था। इसने ही मुझे बताया था कि आपको शेर से बचाना है। तो ये जादुई पत्थर तुझे मिला है? इसका मतलब शायद तू सचमुच निर्दोष है। ठीक है, आज शाम को नीलम को रंगे हाथ पकड़कर सच्चाई जानूंगा। शेर का आतंक खत्म होने पर जमींदार अपने घर पहुंचा और शाम को सोने का नाटक करने लगा। नीलम धीरे धीरे कमरे में घुसती है और चोरी करने की कोशिश करती है। आज बुढ़ा जल्दी सो गया, सही मौका है। तिजोरी में हाथ साफ कर लूं, सारा शक उसी रजनी पर जाएगा और बोल दूंगी कि पता नहीं क्या करने दोबारा आई थी यहाँ। जमींदार अचानक उठता है और नीलम का हाथ पकड़ लेता है। तो ये रही हमारी असली चोरनी। बताओ नीलम, उस दिन भी चोरी तुमने ही की थी ना? साहब, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, उस दिन भी वो चोरी मैंने ही की थी, पर मैंने सोचा कि रजनी पर इल्जाम लगा दूंगी तो वो निकाल दी जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांग रही हो? एक बेगुनाह को नौकरी से निकलवा कर क्या मिला तुझे, जाहिल लड़की? जमींदार रजनी के घर जाता है। रजनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगाया। मुझे सच्चाई पता चल गई है। तुम्हारी नौकरी वापस तुम्हारी है। धन्यवाद साहब, मैंने हमेशा अपने काम को ईमानदारी से किया है। मेरे माँ बापू ने ईमानदारी से कमाना सिखाया है। बेईमानी का तो आज तक एक निवाला तक नहीं खाया हम लोगों ने। जमींदार अपने पिटारे से कुछ पैसे निकालता है और रजनी को देता है। ये लो, ये तुम्हारे घर का खर्च चलाने के लिए है। अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब, आपने हमारी बेटी के साथ न्याय किया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और यूं रजनी का नसीब चमक उठा और जो उसका था वो उसे मिल गया। और उसके बाद रजनी खुशी खुशी जमींदार के यहाँ काम करने लगी। दूसरी तरफ अब नीलम भी समझ चुकी थी कि ईमानदारी से रोजी कमाना किसे कहते हैं।